पीहू की शादी की सभी तैयारियां हो चुकी थीं। कितने ही दिनों से मैं लगातार काम में लगी हुई थी। कभी शॉपिंग करना तो कभी बुकिंग करना। इसके साथ साथ बुटीक जाना और ज्वेलरी आदि के इंतज़ाम करना। घर में भी सब कुछ देखना था। पीहू मुझे इस तरह काम में जुटी देखकर परेशान हो जाती थी। बार बार कहती थी, मम्मी छोड़ो, क्यों इतना सब कर रही हो? अगर बीमार पड़ गई तो क्या होगा? मैं तो उमंग और उत्साह से भरी थी। ऐसे कैसे मैं अपनी लाडली बिटिया की शादी में कोई कमी छोड़ सकती थी? उसे प्यार से गले लगाकर उसके माथे को चूमती हुई मैं कहने लगी, बिटिया तुम बस एंजॉय करो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत विशेष दिन है। मैं हूं ना यह सब देखने के लिए। उसे दुलार कर जब मैं किचन में चाय बनाने आई, तब मेरी आंखें डबडबा रही थीं। यह मेरी मतलब एक बेटी के मन की पीड़ा थी। 4 दिन बाद मेरी बेटी का विवाह होने वाला है और मैं उसकी माँ आज उस दिन को याद कर रही हूँ जब मैं दुल्हन बनी थी। सजावट, सामान, मेहमान, सब कुछ ऐसा ही था। बस एक बहुत बड़ी कमी थी, दुल्हन की माँ नहीं थी। मेरे खुशहाल जीवन में एक मनहूस दिन आया था जब पापा और मम्मी का मोटरसाइकिल पर जाते समय एक्सीडेंट हो गया था और मम्मी वहीं हमें छोड़कर ईश्वर के पास चली गई। पापा को भी चोटें लगी थीं, लेकिन हमारे सौभाग्य से पापा बच गए। हम दोनों भाई बहन तो जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया। किस तरह से एक ही पल में हमारी दुनिया उजड़ गई। समझ में नहीं आ रहा था अब हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक तो मम्मी हम सबका और घर का ध्यान रख रही थी। उस समय मैं कॉलेज में थी। भाई मुझसे 3 साल छोटा था। मम्मी के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ पड़ी। मैंने भी धीरे धीरे सब कुछ संभाल लिया। शायद लड़कियों में माँ बनने का गुण जन्म से ही छुपा होता है। तभी मैं एक तरह से पापा और भाई दोनों की ही माँ बन गई। मम्मी को गए 3 साल हो चुके थे। अब पापा को मेरी शादी की चिंता थी। मैं बार बार कहती थी कि मैं भाई की शादी के बाद ही शादी करूंगी, जिससे भाभी आकर घर संभाल लें। पापा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। कहते थे सही उम्र में विवाह हो जाए वही अच्छा है। मेरे बार बार मना करने पर भी मेरी शादी पापा ने तय कर दी। पापा मेरे होने वाले पति विनीत तथा उनके परिवार से संतुष्ट थे, लेकिन मेरे मन में तो चिंता थी कि मेरे जाने के बाद पापा, भाई और घर का काम कैसे चलेगा। पापा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी शादी की तैयारियों में जुट गए। मैं खुद ही अपनी शादी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि घर में कोई अन्य महिला तो थी नहीं। कभी चाची तो कभी बुआ फ़ोन पर बताती रहती थी कि क्या क्या तैयारियां करनी हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी शादी निकट आ गई। तब सभी संबंधी महिलाएं घर आ चुकी थीं। घर में कई महिलाएं थीं, लेकिन कोई भी उस तरह से निर्णय नहीं ले सकती थी जैसे अगर मेरी माँ होती तो लेती। इसी कारण उन सब में आपस में बहस होती रहती थी कि कौन सा काम किस तरह करना चाहिए। मैं होने वाली दुल्हन थी, इसलिए हर बात में नहीं बोल सकती थी, पर देखती रहती थी कि कितना कुछ गलत हो रहा है। अतिथियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सभी को अपने परिचितों या मित्रों को कार्ड देना था। रस्म रिवाज भले प्रकार से नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि आपस में ही बहस होती रहती थी कि क्या करना सही है। मम्मी की अलमारी की चाबी अभी भी मेरे पास थी, क्योंकि पापा ने उसे अभी लिया नहीं था। रस्मों के बीच से उठकर रुपया पैसा भी निकाल कर मुझे ही देना था। मेरे साथ जाने वाले सामान की शॉपिंग तो मैंने और पापा ने पहले ही कर ली थी और रिश्तेदार महिलाओं के लिए भी साड़ियाँ ले आए थे। सभी संबंधी महिलाएं सास का बक्सा सजा रही थीं। जो साड़ी मेरी बुआ को दी जानी थी उन्हें पसंद नहीं आई। तब पापा ने कह दिया, रश्मि को दी जाने वाली साड़ियों में से बदल सकती हो, और बुआ ने अपनी साड़ी रखकर एक महंगी साड़ी उठा ली। मैं समझ रही थी कि पापा पुरुष हैं, उन्हें रिश्तों की बारीकियों के विषय में नहीं पता। वह तो केवल बहन का मन रख रहे हैं, लेकिन बुआ तो स्त्री हैं, उन्हें तो पता है कि बेटियों के ससुराल वालों का कितना ध्यान रखना पड़ता है। मैं मन ही मन नाराज़ हो गई, क्योंकि मैंने सबके हिसाब से अलग अलग साड़ियाँ खरीदी थीं। अगर मैं यह कहती कि मेरी ससुराल जाने वाली साड़ियों में से साड़ी क्यों बदली, तो सब यही कहते कि शादी से पहले ही
मायके से ज़्यादा ससुराल को महत्व दे रही है। इसलिए मैं चुप रही। बात साड़ी की भी नहीं थी। मुझे तो केवल उन सब की मनमानी बुरी लग रही थी कि नाजुक रिश्ता जो अभी बना भी नहीं है, उसकी भी उन्हें चिंता नहीं है और अपनी पसंद का ध्यान पहले है। सभी मेहमान की तरह से रह रहे थे, इसलिए कभी खाने की बर्बादी होती थी तो कभी बिजली या पानी की। यह सब देखकर मैं मन ही मन कुढ़ती रहती थी। बार बार सोचती थी, काश मम्मी होती तो घर में सब कुछ उसी तरह से होता जैसा होना चाहिए। शादी का दिन नज़दीक था, इसलिए मेरे मन में पापा भाई दोनों के लिए ममता बढ़ती जा रही थी। मेरी शादी वाले दिन सुबह से पापा भाग दौड़ में लगे हुए थे। मुझे याद था कि उन्हें निश्चित समय पर ब्लड प्रेशर के लिए दवा देनी होती है। मैं उठकर उन्हें दवा देने गई, तब देखा कि वे मेरे लिए जूस लेकर आ रहे हैं। पापा का प्यार देखकर एकदम से मुझे रोना आ गया। और मेरे हाथ में दवा देखकर पापा भी कह उठे, बिटिया इतनी चिंता मत कर मेरी, तेरे जाने के बाद बहुत याद आएगी। आंसू भरी आंखों से पापा ने मुझे गले से लगा लिया। मेरा मन भी भीग गया। शादी वाले दिन भी मैं देख रही थी कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, पर दुल्हन खुद अपनी शादी में क्या कह सकती है, इसलिए चुप रही। जब विदाई का समय आया तब पापा और भाई के गले लगकर मैं फूट फूट कर रोई, क्योंकि मेरे जाने के बाद इनका ध्यान कौन रखेगा, ये ख्याल मुझे परेशान कर रहा था। ससुराल जाने के बाद भी माँ विहीन मायके की कल्पना मुझे दुखी कर रही थी। घर में खाना बनाने वाली तो लगी थी, लेकिन बिना किसी महिला के कोई घर घर नहीं बनता। जब कभी मैं ससुराल से आती थी तब पूरे घर की व्यवस्था दुरुस्त करती थी। खाना बनाने वाली को तरह तरह के निर्देश देती थी और क्या खरीदना है यह सब देखती थी। जाते समय भी बहुत दुखी मन से जाती थी, क्योंकि मेरे आने के बाद पापा और भाई के खिले चेहरे मेरे जाने की खबर से ही बुझ जाते थे। मेरी गोद में 1 साल में ही पीहू आ गई। पापा जो सामान ला सकते थे लाए, लेकिन ऐसे समय में माँ के जिस प्यार की ज़रूरत होती है वह मुझे नहीं मिला। जब भाई की नौकरी लग गई तब पापा ने उसकी शादी तय कर दी। मेरी शादी में तो सब कुछ संबंधी महिलाओं ने मिलजुल कर किया था, लेकिन भाई की शादी में मैं हर रस्म को भली प्रकार से निभा रही थी और घर की व्यवस्था देख रही थी। भाभी आ गई तब किसी महिला ने मजाक में कहा, रश्मि अब घर की मालकिन आ गई है, तुम्हारा पत्ता साफ हो जाएगा। मैंने तसल्ली से कहा, हाँ मैं यही चाहती हूँ कि मेरा पत्ता साफ हो और मालकिन अपना घर संभाले। संयोगवश उस समय टीवी पर एक संगीत के कार्यक्रम में गाना चल रहा था, जिसकी पंक्ति थी, ले बाबुल घर अपना, मैं चली पिया के देश। सच, भाभी के घर की मालकिन बनकर आ जाने के बाद मुझे वास्तव में पिया के देश जाने का अवसर मिल रहा था। नहीं तो शरीर चला जाता था, पर मन तो मायके में ही कैद रहता था। मैं भाभी की कृतज्ञ थी। भाभी के मन में पता नहीं किसने क्या भर दिया था कि वे कभी मुझसे नज़दीक नहीं हो पाई। क्या पता उनके मन में हो कि मेरे हाथ में पैसे का हिसाब किताब रहा और माँ के गहने कपड़े भी रहे, तो हो सकता है मैंने कुछ ज़्यादा ले लिया हो। लेकिन मैंने इस बात की चिंता नहीं की, क्योंकि अब मेरी माँ का घर मेरी भाभी के हाथ में था। वह घर फले फूले, यही मेरी इच्छा थी। फिर तो धीरे धीरे समय बढ़ता गया। मेरे भतीजा भतीजी आए, पीहू का भी भाई आ गया और मैं भी पूरी तरह अपने घर गृहस्थी में रम गई। जब तक पापा थे तब तक किसी प्रकार से समय निकालकर मैं मायके चली जाती, लेकिन पापा के जाने के बाद तो मेरा जाना ना के बराबर हो गया। कभी कभी मन कचोटता भी था कि अगर मेरी माँ होती तो मुझे भी मायके का सुख मिला होता। कितनी ही देर से मैं चुपचाप काम करती और सोचती जा रही थी, तभी मेरे बेटे ने कहा, मम्मी क्या तुम रो रही हो? मैंने चौंक कर कहा, नहीं तो। वह कहने लगा, मैं समझ गया, ये दीदी के जाने की वजह से है। अब उसे अपनी पीड़ा क्या बताती, इसलिए मैंने कहा, बेटी जाएगी तो दुख तो होगा ही, और तुम भी तो जब हॉस्टल जाओगे तब मुझे क्या दुख नहीं होगा। प्यार से उसके बालों में हाथ फिराकर मैं दूसरे काम देखने लगी। अपनी बेटी पीहू की शादी की तैयारियां करना और सभी काम भली प्रकार से रस्म रिवाज के अनुसार करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं मन ही मन सोच रही थी कि काश कभी किसी की माँ असमय ही उसे छोड़कर ना जाए। शादी के बाद माँ को छोड़कर ससुराल जाना पीड़ादायक होता है, लेकिन माँ के बिना मायके को छोड़कर जाना और अधिक दुखदाई होता है।
पीहू मुझे उदास देखकर मेरी गोदी में सिर रखकर लेट गई और मैं प्यार से उसे थपथपाने लगी। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि पीहू की जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी में उसकी माँ मतलब मैं उसके साथ हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।